Hello students, today I am here with a new topic demand और हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज में भी डिमांड पढ़ रखा है छोटे में कि डिमांड होता क्या है। नाउ हम लोग डिमांड के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। सो डिमांड बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो बेसिक है इकोनॉमिक्स का, उसमें हम डिमांड के बारे में जानेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर डिमांड और टर्म डिमांड, हम पहले डिमांड के बारे में समझते हैं कि डिमांड होता क्या है। डिमांड की जो डेफिनेशन है, या अगर हम ये कहें कि लेमैन की भाषा में, लेमैन का मतलब हम आम भाषा में अगर बात करें कि डिमांड वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, तो हम समझेंगे कि डिमांड का मतलब होता है जैसे कि कोई अम, मुझे जैसे कोई आवश्यकता है किसी चीज की, तो हमने उसको डिमांड का एक तरह से नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा मन है, मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, या फॉर इंस्टेंस हमें एक घर खरीदना है, तो हम लेमैन की लैंग्वेज में हम डिमांड बोल सकते हैं, राइट। बट डिमांड के कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि वांट्स और डिजायर। अब पहले समझते हैं डिजायर और वांट होता क्या है। डिजायर क्या है, हमें कोई चीज चाहिए, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात करी कि हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, ये हमारी डिजायर है, ठीक है। मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए, ठीक। तो डिजायर एक अलग वर्ड हो गया। नाउ कम टू द टर्म वांट। वांट क्या होता है, हमें ये चीज चाहिए। अब ये डिजायर वांट में कब कन्वर्ट होगी, जब आप विलिंगनेस शो करेंगे कि आप इसमें पे करेंगे कोई चीज, मतलब पे मतलब कोई कैश देंगे उसको खरीदने के लिए, या काइंड में खरीदना चाहेंगे। काइंड का मतलब जैसे आपने फॉर इंस्टेंस हम लोग, अगर आपने मतलब आप जानते हो इस बारे में कि पहले के टाइम में या कुछ टाइम पहले ही हमारे घर के आसपास बर्तन बेचने आया करते थे कुछ लोग। तो हमारी मम्मियाँ या हमारे घर की लेडीज जो हुआ करती थी, दे यूज टू गिव क्लोथ्स इन एक्सचेंज ऑफ यूटेंसिल्स। तो मतलब क्लोथ, अब यहाँ पे कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम बर्तन खरीद रहे हैं, उसकी एक्सचेंज में हम कपड़े दे दे रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़ा क्या है, काइंड का काम कर रहा है, ठीक है, कैश का काम नहीं कर रहा है। तो सेम वे अगर आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, घर खरीदना है, तो आपने क्या किया, आप विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि हाँ मैं पे कर दूंगी या कर दूंगा उसके लिए, ठीक ना। वांट समझ में आ गया, डिजायर समझ में आ गया। अब ये डिमांड में कब चेंज होगा, जो हम इकोनॉमिक टर्म में बात करते हैं। तो बेसिकली डिमांड हम तब कहेंगे जब हमारे पास क्या है, डिजायर है, हमें कोई चीज खरीदनी है। सेकंड, विलिंगनेस है, हमें उसको पे कर, मतलब हमें विलिंगनेस है कि हम पे करेंगे उसके लिए, और हमने कर दिया, देन इट बिकेम अ डिमांड। ओके, देन इट बिकम्स अ डिमांड, सॉरी। ओके, चल, दिस इज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब हम इसमें आगे और देखते हैं कि और आगे क्या क्या चीजें आती हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। Demand is an effective desire that is always expressed in relation to a particular price. तो क्या है, डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर है जो कि हमेशा रिलेशनशिप किसका शो करेगा, प्राइस के साथ रिलेशन शो करेगा। अभी कैसे शो करेगा हम आगे देखेंगे। ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी समय में आप क्या पैसे दे करके क्या खरीदना चाहते हैं, ये डिमांड बताता है, ठीक। अ डिजायर प्लस द विल टू परचेज प्लस द पावर टू परचेज, ठीक। मतलब क्या है, जो हमारी डिजायर है, विलिंगनेस है परचेज करने की, और हमारे पास पैसा कितना है कि हम क्या पे कर सकते हैं, दिस ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू द टर्म डिमांड। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, दिस इज वेरी बेसिक, ठीक। धीरे धीरे हम और समझेंगे चीजों को, चलिए। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड की, ठीक। तो डिमांड कई तरह की हो सकती है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एक्स एंड एक्सपोज डिमांड, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, राइवल डिमांड। ओके, तो एक एक समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड जो होती है वो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मन है कि मैं आज एक घर खरीद लेती हूँ,
तो ये मेरी खुद की डिमांड है, ठीक। मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ जितना पेमेंट होगा। या फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूटी खरीदना चाहती हूँ आज, और आज जो भी प्राइस होगी मैं उसके अकॉर्डिंग पे करने के लिए मैं विलिंगनेस शो कर रही हूँ। तो दिस इज माय इंडिविजुअल डिमांड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज मैं स्कूटी खरीदना चाहती हूँ या घर खरीदना चाहती हूँ तो आप भी घर खरीदना चाहते हैं, या मेरे घर वाले भी घर खरीदना चाहते हैं, स्कूटी खरीदना चाहते हैं, या मेरे फ्रेंड्स भी आज ही खरीदना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट द वे ना। तो हम इंडिविजुअल डिमांड की जब बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल की बात करते हैं या हाउस होल्ड की बात करते हैं। सिमिलरली एंड मार्केट डिमांड की बात करें अगर, तो मार्केट डिमांड वो होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर रील्स बनाना, वीडियोस बनाना ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप देखेंगे कैमरे का डिमांड बहुत बढ़ गया है, रिंग लाइट की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो अगर आप 10 साल पहले अभी चले जाइए, 5 साल भी पहले चले जाइए, तो यू विल नॉट फाइंड एनी मार्केट फॉर रिंग लाइट, मतलब इतनी इजीली रिंग लाइट नहीं मिल जाया करती थी। बट आज ये फैशन है। तो मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, ये इन्फ्लुएंस होती है बेसिकली कोई ट्रेंड से, कोई फैशन से। तो ये मार्केट डिमांड है जो जरूरी है मार्केट में, मतलब अवेलेबल है। जैसे अब बहुत अगर छोटे बेसिक टर्म्स में बात करें तो फूड, शेल्टर और ना, ये हमारी जो नेसेसिटी गुड्स हैं, जो नेसेसिटी है हमारी, ये ऑलवेज मार्केट डिमांड रहेगी ही रहेगी, ठीक। अब बात करते हैं जॉइंट डिमांड की। जॉइंट डिमांड क्या होता है, मतलब वो ऐसा कोई प्रोडक्ट, एक मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में बिना, मतलब ये दोनों आपस में ही काम आएंगे, आप अलग अलग इनको यूज नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर पेन और इंक की, क्या आप बिना इंक के पेन यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते हैं। तो मतलब अगर हमें पेन चाहिए तो उसके साथ हमें इंक परचेज करनी ही पड़ेगी। तो दिस इज द जॉइंट डिमांड। नाउ वी कैन से टेक एन अनदर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं हमने कार खरीदी, तो क्या कार बिना पेट्रोल या डीजल के चलेगी? नहीं चल पाएगी। तो हमें क्या चाहिए, मतलब कार के साथ साथ हम पेट्रोल या डीजल भी परचेज करेंगे। तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड है। तो इसमें हम एक चीज और समझ सकते हैं, फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि कार की सेल या परचेज बहुत बढ़ गई है, तो हम ये कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि जब कार की परचेज या सेल बढ़ रही है तो इसका मतलब है हमें पेट्रोल और डीजल की भी जो परचेज होगी वो बढ़ेगी। तो ये क्या है, जॉइंट डिमांड का असर है, ठीक। अब आते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड वो होती है जो, जैसे मान लेते हैं कुछ और हमें प्रोड्यूस करना है, उसकी उस प्रोडक्शन के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत है। जैसे कि मान लेते हैं अगर हमें कार प्रोड्यूस करना है, तो उसमें कार प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन्स हैं, जो फैक्ट्री में या जो भी मतलब फॉर इंस्टेंस हमें कुछ बनाना है फैक्ट्री में, कार के कोई पार्ट्स हैं जो बनाना है, तो उसके लिए हमें वर्कर्स की जरूरत होगी। तो ये क्या है, हमें कार बनानी है तो हमको वर्कर्स भी चाहिए। दिस इज अ डिराइव डिमांड, ओके। नाउ कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है, कंपोजिट डिमांड ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या सिर्फ मतलब आप क्या रोशनी ही कर सकते हैं? नहीं। आप आयरन यूज कर सकते हैं, आप माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक यूज नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को कई यूजेस में लगा सकते हैं। दिस इज कंपोजिट डिमांड, ठीक। तो दीज आर टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला यही है कि कमोडिटी का प्राइस कितना है। अब हम मान लेते हैं ये कैसे अफेक्ट करती है डिमांड को, ये बहुत बेसिक है, आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आज हम गए मार्केट में एप्पल खरीदने के लिए, ठीक। एप्पल आज 1 kg मिल रहा है हमें, मान लेते हैं 10 रुपीज का। ऐसा मिलता नहीं है, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 10 रुपए का 1 kg का हमें एप्पल मिल रहा है आज, हम गए, हम खरीद के आ गए। नेक्स्ट डे हमारे पास उतना ही पैसा है, 10 रुपए है, और हम फिर गए मार्केट में और हमने कहा कि हमको 1 kg एप्पल दे दीजिए। अब वो कह रहा है नहीं भाई, हमारे पास 10 रुपए में नहीं है, आज मेरे पास 15 रुपए में है। तो क्या आप 15 रुपए जाकर दे आएंगे, या आप क्या कहेंगे, अरे आज तो महंगा हो गया है, तो आप क्या करोगे,
उस डिमांड जो आपकी थी 1 kg वाली, आप कहोगे नहीं हमको कम दे दो भाई, आज पैसा ज्यादा है, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी अपने आप। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिससे डिमांड घटती या बढ़ती है वो होता है प्राइस। ठीक। सेकंड पे आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये बेसिक सी बात है, आपके पास जितनी इनकम है आप उसी हिसाब से कोई भी डिमांड को रख पाएंगे। जैसे कि नॉर्मल गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। ठीक। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं, कंफर्टेबल के लिए यूज कर सकते हैं, वो होती है नॉर्मल गुड्स। ठीक। तो बेसिकली इनकम ऑफ द कंज्यूमर बहुत डिपेंड करता है, लेकिन आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी नेसेसिटी है, आपको चावल दाल आटा सब्जी खाने के सामान लेकर के ही आना है। अब उसका प्राइस जितना भी बढ़ जाए, आपको तो खाना ही है ना, उतना खाना तो आप रोज ही खाओगे। तो आपकी इनकम पर उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपकी इनकम चाहे जितनी हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आप वो सामान लोगे ही लोगे। तो उस पर डिमांड का किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक। फिर क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब जैसे मान लेते हैं, इसमें हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ज्वेलरी पसंद आ रही है और वो बहुत ही महंगी है, लेकिन आपका प्रेफरेंस है कि नहीं मुझे यही यही ज्वेलरी चाहिए, तो उसका प्राइस फिर जितना भी होगा, आपके पास इनकम चाहे जितनी भी होगी, आप डिमांड उसकी करोगे ही करोगे। ये कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट आता है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक। अब देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझेंगे आगे। मैंने कुछ इसके बारे में बनाया हुआ भी है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन कैसी है उस प्रोडक्ट को लेकर के, उस पर भी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। 6 पॉइंट है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब भाई कोई मान लीजिए कि आप घर खरीद रहे हैं, उसमें लोन फैसिलिटी आपको किस तरह की मिल रही है, आपके पास इनकम इतनी नहीं है बट आपको लोन फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, तो आप डिमांड उसकी बढ़ा लोगे। तो इस पर भी डिमांड डिपेंडेंट होती है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है वहां पर। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया में कल्चर है साड़ी पहनने का, मोस्टली आप वेस्टर्न ड्रेसेस इतनी नहीं देखोगे इन कंपैरिजन टू अमेरिका, यूएसए या फॉरेन कंट्रीज में जितनी शॉर्ट ड्रेसेस या वेस्टर्न ड्रेसेस की पसंद होती है वो इंडिया में आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर पॉपुलेशन किस हिसाब का है, उस पर डिपेंडेंट होगी डिमांड मार्केट की। जैसे कि मान लेते हैं किसी, जैसे मान लीजिए गोवा, गोवा एक स्टेट है जहाँ पर क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आप जाइए वहां पर और आप हिंदुइज्म की कुछ सामान बेचने लगिए, तो वहां पे जो पॉपुलेशन होगी वो उसके अकॉर्डिंग क्या पे करना चाहेगी। तो ये भी डिमांड का बहुत असर होता है वहां पर। अब बात करते हैं एथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या क्या मतलब, पैरिटी ऑफ इनकम। बेसिकली क्या है, कहीं कम है इनकम, कहीं ज्यादा है इनकम, किसी लोकेलिटी में कहीं ज्यादा है इनकम, किसी लोकेलिटी में कम है इनकम। तो ये भी डिटरमाइन करती है डिमांड घटेगी या बढ़ेगी। नाइन्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में हम बात करें अगर, तो बात होती है टैक्सेस की। जैसे कि मान लीजिए कि आपको टैक्स पे कम करना है किसी चीज के लिए, तो आपके पास अगर पैसा जितना भी होगा, आपको जितना पैसा मिल रहा है आप उसको खर्च करना चाहोगे, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। बट अगर टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब है, या जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको घर खरीदना है, अब वहां पर वो बोल रहे हैं कि अगर आपको घर खरीदना है तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। अब चाहे आपको जितना विलिंगनेस हो कि नहीं मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खरीदना भी चाहती हूँ घर, या चाहता हूँ घर, और मैं आज ही खरीदना चाह रहा हूँ, मेरे जो प्राइस में आप दे रहे हो वो उतने में ही मैं घर खरीदना चाहता हूँ, बट गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं इसमें तो टैक्सेस भी जाएंगे अलग तरीके से, या गवर्नमेंट कह रही है कि टैक्स बेनिफिट्स हम यहाँ पर अच्छे देंगे। तो आप इस पे भी डिमांड डिटरमाइन करती है कि डिमांड कैसी होगी, कम या ज्यादा होगी। तो दीज आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड इन सब की वजह से घटती या बढ़ती है। दीज आर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। चलिए, मैंने आपको भी बताया कि हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में भी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ डिमांड एंड हेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन एंड अदर, सच एज टी एंड कॉफी। सबसे अच्छा जो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड में, वो टी या कॉफी ही होता है। जैसे मान लीजिए टी और कॉफी दोनों एक बेवरेज है। अब कोई किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफी पसंद है।
अब मान लेते हैं कि टी जो है, चाय जो है, एक पर्सन है जो चाय भी पी लेता है, कॉफी भी पी लेता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि चाय की प्राइस बढ़ गई, ठीक, चाय की प्राइस बढ़ गई है, कॉफी की प्राइस उतनी ही है जितनी थी पहले। अब हो सकता है कि वो चाय से कॉफी पर अपना प्रेफरेंस शो करने लगे। अब वो क्यों शो करने लगेगा? क्यों भाई, हमको जितने पैसे में टी हम खरीद रहे थे, अब हम उतने पैसे में कॉफी खरीद सकते हैं। टी के तो प्राइस बढ़ गए हैं ना, तो हम कॉफी पे आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, टी का जो डिमांड है वो घट जाएगी, ठीक। सिमिलरली, there is a direct relationship between the demand for a product say tea and the price of its substitute, ठीक। इसी सबसे मतलब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें रिलेशनशिप कैसा शो हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, कि किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड किस पर डिपेंडेंट होती है, उसके दूसरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस पर, कि अगर किसी एक चीज की प्राइस घटती या बढ़ती है तो वो शिफ्ट हो जाएगा दूसरी चीज पर, परसेंट, ठीक। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूट गुड्स आर, ठीक। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर इन द सेंस दैट दे यूज जॉइंटली और कंज्यूम्ड टुगेदर। मतलब क्या है, अभी जो हमने जॉइंट गुड की बात करी थी, यही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि गुड्स आर दोज गुड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, ये तो मैंने बता दिया कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लाइक कार एंड पेट्रोल, गैस एंड गैस स्टोव। अब गैस स्टोव आप खरीद कर ले आए हैं, बिना गैस सिलेंडर के आप उसको नहीं वर्क चला सकते हो। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाए, अचानक से आपको पता चले पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई और आपका मन है कि आपको कार खरीदनी है, तो आप कहीं ना कहीं अभी सोचोगे ना, यार पेट्रोल की प्राइस कितनी बढ़ती जा रही है, कार खरीदना सही नहीं होगा, राइट। हम ऐसे बात करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है, पेन और इंक की, अगर इंक की प्राइस सस्ती हो जाए तो आप पेन कितने सारे घर में ला के रख लोगे, अरे यार पेन इंक की प्राइस सस्ती हो गई है, चलो चलो पेन खरीद लेते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या है कि एक की प्राइस घटेगी बढ़ेगी या जो भी होगा उसका इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ेगा, ठीक। तो these are two type of goods, complementary goods और substitute goods। अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का क्या लॉ है? The law of demand shows a functional relationship between price and quantity demanded of a commodity। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, तो हम सिर्फ प्राइस और डिमांड का जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसका रिलेशनशिप देखते हैं। कैसे देखते हैं? Statement of the law that other things remaining equal। अब अदर थिंग्स कौन सी थी, जो हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे अभी, वो सारी हम मान लेते हैं सब बराबर हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड द डिक्रीजेस व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। बेसिकली क्या होगा, हम बिल्कुल शॉर्ट वे में, एकदम आसान वे में लॉ ऑफ डिमांड को ही रखते हैं कि भाई अगर प्राइस किसी चीज की कम हो जाएगी तो आप उसकी उस प्रोडक्ट को, उस मतलब जो जिसकी प्राइस कम हुई है उसको आप ज्यादा खरीदना चाहोगे। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, राइट। अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री ये सबको हम मान लेते हैं, अभी कुछ भी इसका कोई कोई लेना देना नहीं है, हम सिंपल एक बात कर रहे हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी जो डिमांडेड होगी वो अपने आप कम हो जाएगी, ठीक। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस घट गई, गिर गई, तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी, दैट्स इट। With a rise in price, demand will fall and with a fall in price, demand will rise। ये तो बेसिक हम ह्यूमन नेचर भी जानते हैं। अगर किसी चीज की प्राइस कम हो रही है तो आप तुरंत कहोगे यार इसकी प्राइस कम हो गई, चलो इसको खरीद लेते हैं। अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ गई है तो आप ये कहोगे अरे नहीं नहीं अभी हमको नहीं खरीदना है, प्राइस बहुत ज्यादा है? It indicates an inverse relationship between the price and the quantity demanded of a commodity। बिल्कुल सही बात है, inverse मतलब उल्टा रिलेशन है, अगर कोई चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, है ना। कोई चीज अगर प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर प्राइस बढ़ रही है, ओके।
यहाँ पर we can see a demand schedule and a graph. ये है this is a demand schedule. जैसे कि 10 रुपए के प्राइस है तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, बल्कि हाँ चलिए ऊपर से देखते हैं, मान लेते हैं प्राइस बहुत ज्यादा है, 10 रुपए का प्राइस है। अब उस समय क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी, 2 ही डिमांड हो रही थी। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हो रही है, ये घटती जा रही है ना, 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 4 हुई, 4 से 2 हुई, वैसे वैसे आप देखोगे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। जब 10 था प्राइस तो 2 क्वांटिटी ही हम डिमांड कर रहे थे, जैसे ही 8 हुआ हमने 4 क्वांटिटी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, 6 हुई तो भाई हम 6 ही रखेंगे क्वांटिटी, फिर क्या हुआ 4 हुई प्राइस तो हमने कहा कि भाई अब तुमको 8 दे दो, फिर 2 प्राइस हुई तो क्या हुआ 10 क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। ठीक, तो उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है। ग्राफ में भी आप देख पाओगे, ठीक है। ग्राफ में हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर हम हमेशा प्राइस को रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी डिमांडेड को रखते हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये क्या है, ये डिमांड का ग्राफ है। ओके, अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब भी हम कोई लॉ की बात करते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशंस का मतलब क्या है, अगर हम कोई चीज लॉ बना रहे हैं तो हम कोई चीज अज्यूम करके चलेंगे, भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज सिंपल रखेंगे, बात हम सिंपल चीज की करते हैं। तो पहला अजम्पशन क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कोई इनकम में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, तब तो ये प्राइस और डिमांड का इफेक्ट बना रहेगा जैसी बात करिए। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आए तो हम बात अलग करेंगे। देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कोई टेस्ट और प्रेफरेंस पे कंज्यूमर के चेंज नहीं आना चाहिए, तब तो ये प्राइस और क्वांटिटी का जो अभी हमने पढ़ा कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, ये चीज तब तक वर्क करेगी जब तक कोई चेंज नहीं होगा टेस्ट या प्रेफरेंसेस में। सिमिलरली प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी शुड रिमेन अनचेंज्ड। रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, कोई साइज ऑफ पॉपुलेशन में नहीं चेंजेस आने चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, कोई इनकम में चेंजेस नहीं आने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में पैरिटी सही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। द कम्युनिटी शुड बी नॉर्मल गुड, कम्युनिटी नॉर्मल गुड्स होना चाहिए। ठीक, अभी हम और किसी की बात नहीं करेंगे, तब तक ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। होप आपने सारी चीजें समझी होंगी। सो थैंक यू एंड होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर डिमांड, जो बहुत बेसिक टर्म्स में हमने आज पढ़ा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।